हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 के 2 दिसंबर के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग 2 दिसंबर के आज शिफ्ट में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है? भारतीय संविधान संशोधन को लेकर आया हुआ है। साथ में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना व 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई है। यानी कि जो सीट आपके सामने लगाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट से आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि हमारा आंसर है। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िए। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो भी टॉपिक समाज द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर होकर चलेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। आगे बढ़िएगा। अब आपका जो पॉइंट है दोस्तों, जहां से आपका क्वेश्चन बनता भारतीय संविधान संशोधन से, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यानी कि संशोधन हुए हैं, सब कुछ आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों, पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। इसी संशोधन के द्वारा दोस्तों 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 21वां संशोधन देखिए, जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को? सिंधी भाषा को। तो भारतीय संविधान की किस दोस्तों अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान किया गया? 8वीं अनुसूची। ध्यान रखेंगे, ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए सुपर क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़िएगा। 24वां संशोधन देखिए, जो कि 1971 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 44वां संशोधन देखिए, जो कि 1978 में हुआ। ऑलरेडी आप लोग 42वां कवर कर चुके हैं।
तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर ये एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है कि विधिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर होकर चलेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। 52वां संशोधन हम लोग देखेंगे और ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। 42वां कब हुआ था? 1976 में। 44वां कब हुआ था? 1978 में। 73वां कब हुआ था? 1992 में। 86वां कब हुआ था? 2002 में। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। देखेगा 52वां संशोधन जो कि 1985 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट 56वां संशोधन देखिए जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट 61वां संशोधन देखिए जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन देखिए जो कि 1990 में किया गया। इसके जो द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया? किस संशोधन द्वारा? 69वें संशोधन 1991 के द्वारा। पूरी तरह से आप प्रिपेयर होकर चलेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम का जो आपका पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट 73वां संशोधन देखिए जो कि 1992 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। आपका सुपर पॉइंट बनता है। नेक्स्ट 86वां संशोधन देखिए जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 91वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में किया गया। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे आप लोग कॉन्सेप्चुअल भी। नेक्स्ट इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ध्यान रखेंगे। 52वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में ही किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में दोस्तों 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। और वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ध्यान रखेंगे। अनुसूची जरूर ध्यान रखेंगे किस अनुसूची में आता है, तो ये 8वीं अनुसूची में आता है। आगे बढ़िए 101वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 2016 में किया गया। करंट से हम लोग रिलेट करेंगे। तो दोस्तों संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी आप लोग जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। ये भी ध्यान रखेंगे। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया है। नेक्स्ट 101वां संशोधन देखिए जो कि 2018 में किया गया। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 105वां संशोधन देखिए जो कि 2021 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि एससी बीसी की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। और 106वां संशोधन देखिए जो हाल ही में यानी कि 2023 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। ध्यान रखेंगे। यही है आपका दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी कि महिला आरक्षण विधेयक 2023। यहाँ तक आप लोगों को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने होंगे। थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइन पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया। कार्ड है आप लोग जानते हैं एसएससी में भी आपके रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लग चुकी है। कई वैकेंसी का आपका टियर 2 भी लग चुका है और कई वैकेंसी दोस्तों आपका होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इसमें दोस्तों आपका साइंस का भी पूरा स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री वायु का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपकी एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट नंबर क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है।
इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के बीटीएस को, उनके लेवल को, व उनके 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। वैकेंसीज आप लोग जानते हैं दोस्तों बहुत सारी हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी एमटीएस आपका हो चुका है, एसएससी जीडी आपकी लग चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 जिसमें आरपीएफ एसआई आपका होने जा रहा है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। आप जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। जब चाहे आप लोग इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक हैं। आप चलिए केवल 4 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बांसुरी वादक हैं। और अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ जो कि शहनाई वादक हैं, और गोविंद स्वामी पिल्लई व एल सुब्रह्मण्यम जो कि वायलिन वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल एक नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से हैं, एक ही नाम टीबी गोपाला कृष्ण जो कि मृदंग से हैं, एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं, एक ही नाम शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से हैं, एक ही नाम असद अली खां जो कि रुद्र बीणा से हैं, एक ही नाम यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं, और एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं। इस टॉपिक से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी ट्रेंड से आते हैं, आपसे मिस नहीं हो सकते। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन यानी विकल्प नहीं लगाते। विकल्प से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग होगा। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके पूरे पाठ्यक्रम को जो आपका पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है पूरी तरह से प्रिपेयर करके 28 पीडीएफ में इनको कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर पीडीएफ के लिए हमारा लगा हुआ दोस्तों। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका? दिल्ली सल्तनत। मिडुअल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके A to Z सीट आपके सामने लगा दी गई है। आप लोगों को इस सीट को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। वह मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये आपकी दोस्तों बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों का दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखिएगा, पहला पॉइंट है आपका, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग ट्रेंड से, अलग अलग फॉर्मेट से दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश आए जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद में खिलजी वंश आए जिन्होंने शासन किया 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश आए जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश आए जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। फिर इस पर लोधी वंश आए जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को
लाख वक्स के नाम से जाना जाता है तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे, तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो भी इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो भी इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। और दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो भी बलबन ने। पूरी तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक था। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने। वो हर टॉपिक्स जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने हैं, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से कलेक्ट कर लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों पृथ्वीराज रासो, तो इनके लेखक चंद्रबरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, चारों बुक्स के नाम एक साथ ध्यान रखेंगे। इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक दोस्तों अमृता प्रीतम हैं। 10 टू पाकिस्तान, जिनके लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ध्यान रखेंगे, लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ बीमैन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेक्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिल्ली हैं। बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्व घोष हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों? कादम्बरी, जिनके लेखक दोस्तों बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। ध्यान देंगे, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जिनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूंनामा की लेखिका गुलवदन बेगम हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यामा के लेखक दोस्तों महादेवी वर्मा हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जिनके लेखक बी एस नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है? द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, जिनके लेखक आर के नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। इनका एक और नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं उनको वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है। अगला आपका क्या दोस्तों? गीतांजलि, जिनके लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईन अकबरी और अकबरनामा, इनके लेखक अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि दोनों के लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरलन इंडिया की लेखक इंदिरा गांधी हैं।
कुली के लेखक दोस्तों मुल्कराज आनंद हैं और मिर्च कटकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं। इतना आप लोगों को यहाँ से भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, बौद्ध धर्म से आपका क्वेश्चन आया हुआ। आपका स्टैटिक जीके का सुपर टॉपिक है, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा के दी गई है। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब एक एक पॉइंट को दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि साकीगढ़ के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यही वजह दोस्तों हम आपको ऑप्शन से कभी नहीं पढ़ाते। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म दोस्तों अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी दोनों था, ध्यान रखेंगे आप लोग। बुद्ध हो गया, संघ हो गया और धम्म हो गया, ये तीनों दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, हजारों बार पूछे गए हैं। वह बौद्ध ग्रंथों में सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, डाकली क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों कि त्रिपिटक का कौन सा खंड नहीं, भाग नहीं, इसलिए आप पिटक के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज कर दिया है, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है, खंड नहीं है, अंग नहीं है। ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। त्रिपिटक की भाषा पाली थी, ये भी ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश भी पाली भाषा में दिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, कालांतर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे। अब आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था, उनको आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। क्या है बौद्ध धर्म की महासंगीतियाँ। बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। ध्यान रखेंगे। अब चारों बौद्ध संगीतों का आयोजन दोस्तों किनकी अध्यक्षता में हुई थी, ये भी पूछा था, इसको भी आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन सर्वकामी या सभ्यकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मोगलिपुत्तेस्य की अध्यक्षता में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है आपका, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण जो मंदिर है, इमारतें आपके एग्जाम में डाकले पूछाते हैं कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन के साथ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। ज्यादातर दोस्तों आपके एग्जाम में आपके ऑप्शन में एग्जैक्ट लोकेशन ही दिया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में।
अब देखिएगा दोस्तों, एक तरफ भारत के महत्वपूर्ण मंदिर एवं इमारतों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हम लोग। बात की जाए अजंता एवं एलोरा गुफा, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे औरंगाबाद जरूर ध्यान रखें। शांति निकेतन आपका बीरभूम पश्चिम बंगाल में है, बीरभूम जरूर ध्यान रखें। एलिफेंटा गुफा दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। और सांची का स्तूप आपका रायसेन मध्य प्रदेश में है। रायसेन ज्यादातर दोस्तों आपके ऑप्शन में यही आता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर ओडिशा में है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क ओडिशा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ेंगे। महाबलेश्वर मंदिर आपका महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों ये माउंट आबू राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर राजस्थान में है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर दोस्तों ये चिदम्बरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में। वैष्णो देवी मंदिर दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका क्या है दोस्तों, खजुराहो मंदिर जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में। इस टॉपिक को यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारत के जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय पार्क है या वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपके एग्जाम में डाकले पूछे जाते हैं कहाँ पे स्थित है, तो एग्जैक्ट लोकेशन के साथ ये भी कंप्लीट किया गया है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। अब देखिएगा, एक तरफ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित स्थान के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हम लोग। बात की जाए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये जोरहाट असम में। अब यहाँ पे जोरहाट जरूर ध्यान रखिए, ऑप्शन में ज्यादातर यही आता है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बारपेटा असम में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये आपका हजारीबाग झारखंड में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला आपका क्या है, बेतला राष्ट्रीय पार्क जो कि पलामू झारखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जूनागढ़ गुजरात में। बादीपुर राष्ट्रीय दोस्तों पार्क वादीपुर कर्नाटक में है। केवलादेव पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में। दचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बालाघाट मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मयूरभंज ओडिशा में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य शिमोगा कर्नाटक में है। नंदा देवी पशु विहार चमोली उत्तराखंड में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये सवाई माधोपुर राजस्थान में। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका बिहार में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सिही एवं सरगुजा मध्य प्रदेश में है। और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे कि इस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न प्रस्तावों का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई है। आप लोगों को इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई के नाम से जाना जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक तो ये ओ होम माने जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। और तत्कालीन वायसराय आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे, हजारों बार पूछा गया है, तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला
अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ध्यान रखेंगे। अब चलिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करने हैं। देखिएगा क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा 1924 के बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ता है में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ, जरूर ध्यान रखेंगे डेट के साथ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया, हजारों बार पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, आप लोग जानते हैं, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, ये जरूर ध्यान रखेंगे, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता यानी कि कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आगे बढ़ेंगे, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, ध्यान रखेंगे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हो गए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। पूरी तरह से आप क्लियर होके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। इस वीडियो में ज़्यादा दोस्तों हम आपको जीके दे रहे हैं, इसके बाद के वीडियो में दोस्तों हम साइंस और करंट का वेटेज ज़्यादा कर देंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है दोस्तों, नार्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व की जितने भी स्थानीय पवनें हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पे चलती हैं, यानी कि कहाँ पे प्रवाहित होती हैं। दो ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपको लोकेशन बताने होते हैं, एक निम्न में से पूछा जाता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गर्म पवन है और कौन सी ठंडी पवन है। तो दोनों ट्रेंड से आप लोग क्वेश्चन को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। सीट आपके सामने, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था आपका, नार्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब चलिए सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें विश्व की स्थानीय प्रमुख के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्रों देश के नाम दिए गए जहाँ पे चलती हैं यानी कि प्रवाहित होती हैं। सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करेंगे गर्म पवनों को। तो सबसे पहले इसमें चिनूक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये राकी पर्वत पर चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। खमसिन दोस्तों ये मिस्र में प्रवाहित होती है। सिरोको दोस्तों सहारा मरुस्थल में चलती है। हरमटन ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। लू आप लोग जानते हैं उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। फान स्थानीय पवन दोस्तों ये यूरोप में चलती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, ब्लैक रोलर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। सांताना दोस्तों कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। यामो नामक स्थानीय पवन जापान में चलती है। गिबली दोस्तों लीबिया में चलती है। शामल दोस्तों इराक में चलती है। और ब्रिक फिल्डर या ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये विश्व की स्थानीय दोस्तों गर्म पवनें थी जिनको आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम, संबंधित क्षेत्र, देश। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे ठंडी पवनों को। सबसे पहले इसमें मिस्ट्रल है जो कि स्पेन व फ्रांस में चलती है। ब्रिजर्ड दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में चलती है। पंपेरो स्थानीय पवन पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में चलती है। उसके बाद लेवेंटर ये स्पेन में प्रवाहित होती है। बोरा स्थानीय पवन एड्रियाटिक सागर तट पर चलती है। बुरान दोस्तों ये साइबेरियाई क्षेत्रों में चलती है। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण दोस्तों वित्तीय संस्थाएं आप लोग जानते हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्टेब्लिश कब हुई थी। इसके साथ साथ जितने भी फैक्ट और निकल सकते हैं सब कुछ कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। आप चलिए सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों एक तरफ इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों यानी कि एसबीआई की, तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की बात की जाए, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना दोस्तों 1964 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखेंगे। साधारण बीमा निगम की स्थापना यानी जीआईसी 1972 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और रह गए दोस्तों, आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्या क्या है आपका,
नेक्स्ट है दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना यानी एग्जिम की 1982 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना यानी IRBI की 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NSB की बात की जाए, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना दोस्तों ये आपकी 1990 ईस्वी में हुई थी। इस टॉपिक को यहाँ तक आप लोग कंप्लीट रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों और भी हम इसमें टॉपिक सेट करते चलेंगे तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।